देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे बात होगी खबरों की। और जम्मू रेलवे स्टेशन से ट्रेन सेवाएं एक दिन बाद आज बहाल कर दी गई हैं। पंजाब में किसानों के आंदोलन के कारण शुक्रवार को अधिकांश ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई थी। जम्मू तवी बेगमपुरा एक्सप्रेस को छोड़कर अधिकांश ट्रेनें आज चल रही हैं। पंजाब में किसानों की हड़ताल के कारण अधिकांश ट्रेनें रद्द भी कर दी गई थी। आज शाम 4 बजे के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन से सभी ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। तो हमें आज दर्शन के लिए आना था, तो हमने देखा स्टेशन में बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। इवन ट्रेन में भी हमारा रिजर्वेशन था, उसमें भी लोग बहुत भरे हुए थे। तो बात मतलब सांस लेने खड़े होने की जगह भी नहीं हो रही थी। तो खैर हमें हमारा बर्थ मिल गया, फाइनली हम पहुंच गए अपने उसमें, क्योंकि हम चढ़े दूसरे थे बॉक्स में अंदर, लेकिन हम फाइनली पहुंच गए थे। और फिर वहां भी रात में भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इतना ज्यादा, और सफाई भी कुछ खास नहीं थी। और ट्रेन जो कैंसिल हुई उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। इवन बच्चों के साथ भी, बच्चे को भी चोट लगी थी एक बार निकलते हैं वहां से। 23 को आया था माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो आज 30 को मेरी ट्रेन वापसी थी। बेगमपुरा मेरी गाड़ी थी, वो किसी कारण रद्द हो गई है। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अब मैं यही चाहता हूँ कि मुझे कोई गाड़ी जाने की व्यवस्था की जाए। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते ट्रेन सर्विसेज पर काफी इफेक्ट पड़ा था नॉर्दर्न इंडिया में। और जम्मू का रेलवे स्टेशन जो है, कल यहां से मैक्सिमम ट्रेन जो हैं जो जाने वाली थी उनको कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन आज सुबह से ये सर्विसेज शुरू की गई हैं। मैक्सिमम ट्रेन जो जम्मू रेलवे स्टेशन से है वो जाने वाली हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन पर अब रौनकें लौट आई हैं। यहाँ जो यात्री हैं वो लगातार इंतजार में हैं अभी कि उनकी जो ट्रेन है वो कब आएगी, और उसके बाद वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर चले जाएंगे। हम आपको बता देंगे जो रेलवे अथॉरिटीज हैं उनका ये मानना है कि जम्मू रेलवे स्टेशन से तमाम जो ट्रेन सर्विसेज हैं, जो तमाम ट्रेनें हैं जो जाने वाली हैं, वो आज रेस्टोर की गई हैं। सिर्फ एक ट्रेन जिसको कैंसिल किया गया है वो बेगमपुरा एक्सप्रेस है, जम्मू तवी बेगमपुरा एक्सप्रेस, उसको कैंसिल किया गया है कई कारण की वजह से। बाकी जो ट्रेन हैं वो जा रही हैं। लेकिन यहाँ जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई थी उनका ये कहना है यात्रियों का कि यहाँ ट्रेन सर्विस चालू तो हो चुकी है, लेकिन काफी विलंब से ट्रेनें जा रही हैं। और वो यात्री जो जिनकी ट्रेन का शेड्यूल कल था वो भी उनके लिए काफी असुविधा हो रही है। हमारी कुछ यात्रियों से जब बात हुई थी जो आज यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, तो उनका ये कहना था कि कैंसिलेशन की वजह से ट्रेन में काफी भीड़ दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी असुविधा हो रही थी। अथॉरिटीज की माने तो जम्मू रेलवे स्टेशन से तमाम ट्रेन सर्विसेज आज 4 बजे से रेस्टोर की जाएंगी, जिससे जो जितने भी यात्री हैं उन्हें काफी राहत महसूस होगी। वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया, जो 3 अक्टूबर से शुरू होकर 9 अक्टूबर तक चलेगा। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी ने 7 जनवरी 2023 को की थी। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रशासन में सुधार करना है। इसे देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने खिताब में कश्मीर का भी जिक्र किया। परिवर्तन, आगे बढ़ने का परिवर्तन, स्वच्छता। पहले तो कार्यक्रम के बारे में बताइए। अभी आप जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मनकोट ब्लॉक से डॉक्टर साजिद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे एनिमल हस्बेंड्री विभाग में ब्लॉक इंचार्ज हैं। डॉक्टर बताइए। सलाम और आदाब सर, आपसे मुखातिब होकर बेहद खुशी हुई मुझे। क्या शुभ नाम डॉक्टर आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर साजिद अहमद है, मैं ऑफिसर इंचार्ज एनिमल हस्बेंड्री मनकोट से हूँ। कितने समय से इस काम को देख रहे हैं साजिद जी? सर मैं 3 साल से लगातार इस ब्लॉक को सर्व कर रहा हूँ एज अ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर। अच्छा, क्या अनुभव आ रहा है? क्योंकि वहां तो मौसम भी विपरीत रहता है और पशुओं को संभालना, दूर दूर से दूर पशुओं तक जाना, ये अपने आप में बड़ा कठिन काम होता है। थोड़ा अपना अनुभव बताइए। जी सर, आपने ठीक फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्लॉक मनकोट देश के उत्तर पश्चिम इलाके में एलओसी पे है, और मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं ये एलओसी की ही पहाड़ी है। सर हमारे यहाँ अमूमन लोग
ट्राइबल हैं और वो सालाना माइग्रेशन करते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग गर्मियों में अपने माल मवेशी को लेकर हाई पास्चर लैंड पे चले जाते हैं और सर्दियों के आते ही वो लो लाइंग एरिया की तरफ रुख अपना कर लेते हैं। इस सफर के दौरान जानी माली और जानवरों का नुकसान से बचाने के लिए हमने इनको ट्रक ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधा फराहम की। इसके साथ साथ वेटनरी और मेडिकल अवेयरनेस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए। और सर, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांजिएंट एकोमोडेशन भी उनको प्रोवाइड कर सकें। हमारे ब्लॉक मनकोट में गुज्जर और पहाड़ी दोनों लोग एक और समस्या से जूझते हैं, जिसमें जब वो सर्दियों में लो प्लेन्स एरिया में आ जाते हैं तो उनको फॉडर की कमी होती है। इसको मद्देनजर रखते हुए फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत हम ब्लॉक में फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि बिना रोक टोक के हम इन्हें सर्दियों में भी फॉडर प्रोवाइड और फराहम कर पाएं। अच्छा, बीमारी की स्थिति कोई सीरियस नेचर का कोई समाचार आ जाए और पैंडेमिक की संभावना नजर आए तो इसमें आपके लिए क्या प्लानिंग होता है? सर, जैसे कि लास्ट टाइम हमारे ब्लॉक में लंपी स्किन डिजीज की भी आउटब्रेक हुई थी, तो उसको मद्देनजर रख के मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि हमारे ब्लॉक में जब हमें ऐसी नई डिजीज हमारे पास रिपोर्ट हुई तो सबसे पहले तो हमने हमारे हायर अथॉरिटीज को ये बताया कि हमारे यहाँ एक नई डिजीज आई है। फिर सरकार के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, यहाँ के पीआरआईज और सरपंच, वीडीसी, उन सब से मिला के लोगों को अवेयरनेस जगह जगह पहुंचाई, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि वो एक वायरल डिजीज थी। तो उसको टैकल करने के लिए हमें ट्रीटमेंट से ज्यादा अवेयरनेस और इसके फैलाव को रोकने के लिए कोशिश करनी थी। हमने ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड की लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों के सिलसिले में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने द्रास में एक पार्टी बैठक में हिस्सा लिया और द्रौपदी गुंड द्रास पहुंचने पर एनसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कारगिल में बीजेपी, एनसी और अन्य पार्टियां गठबंधन से डरी हुई हैं और अब वो अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि करगिल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार निशान हिल को कोई खत्म नहीं कर सकता। लड़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा पैगाम यहां से जाए जिससे कि पूरे मुल्क को पता चले कि करगिल के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। और जो हमें श्रीनगर में बैठ के रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बहुत ही बेहतरीन कामयाबी इस कोलिशन के उम्मीदवारों की होगी, इसलिए ये घबराए हुए हैं। इसलिए आप देखें, जहां ये तंग कर सकते हैं करते हैं। अब इलेक्शन में ये कैंडिडेट्स को आने नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, अब हम कैंडिडेट्स के बिना जलसा करेंगे। ये सिक्योरिटी नहीं लाने देते हैं, चलें अब हम सिक्योरिटी के बिना भी कर लेंगे। अगर ये हमें यहां भी आने नहीं देते तब भी टेलीफोन के जरिए हम अपना कैंपेन करके कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करते, क्योंकि इन लोगों के लिए जो है आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सर, आप मसरूफ है, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि सिक्योरिटी वापस की गई, तो मैडम अब ये इसकी क्या कहते? मुझे कोई गम नहीं है ना, हालात हैं ऐसे। और जिनके साथ लोग हों और जिनका पूरा भरोसा अल्लाह ताला पे हो, उनको सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा गम नहीं है। मैंने कभी इस चीज की परवाह नहीं की, आज भी नहीं करता हूं, कल जाके भी नहीं करूं। आगे बढ़ते और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना में निर्माणाधीन पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इससे पहले ऊना पहुंचने पर बीजेपी नेता सतपाल सत्ती की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस अस्पताल के बनने से हिमाचल के साथ साथ पंजाब के लोगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि 2024 के मार्च महीने तक यहां ओपीडी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। मीडिया से बात करते उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना भी साधा। लंबे समय से जिसका इंतजार था कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना का कार्य प्रारंभ हो, अब वो तेज गति के साथ चला है। जैसा आपने मेरे यहीं पर पीछे देखा, ओपीडी ब्लॉक बनने की तैयारी शुरू हो गई है और अन्य भी जो बिल्डिंग्स हैं
उनका भी फाउंडेशन वर्क बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। ओवरऑल ये साइट जो है उसकी पूरी लेवलिंग और ग्रेडिंग अलग अलग स्तर पे चल रही है और आने वाले समय में 340 बिस्तर का एक शानदार अस्पताल सुविधाओं के साथ हम सबको मिल पाएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 12-15 महीने के बाद हमारे न केवल ज़िला ऊना के बल्कि हिमाचल के बहुत सारे ज़िलों के लोगों को अब चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए, जो इंडी गठबंधन है ये अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। हमने पहले दिन कहा था ना नेता है, ना नीति है और ना नीयत है, और आपने साफ देखा कि इनके नेता आपस में टकरा रहे हैं, नीयत में खोट नज़र आता है और एक जैसी सोच तो है ही नहीं। ये पंजाब नहीं, बंगाल देखेंगे तो वहाँ पर भी ये हाल है। आहिस्ता आहिस्ता और राज्य आने दीजिए, सब में एक तरह से जैसे सब बर्तन आपस में खड़कते हैं वैसे इनकी हालत होगी। विदेश मंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बात कही है और जो भी निर्णय है भारत सरकार ने उससे अवगत भी करवाया है। कोई भी ज़मीन ऐसी जहां पर आतंकवाद को बल देने के लिए या हिंसा को बल देने वालों को पनाह दी जाती है उसका विरोध करते ही हैं और ये किसी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। राजकीय अध्यापक संघ के चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। चुनाव के लिए 15 अक्टूबर को हमीरपुर में वोटिंग होगी। संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और मुख्य चुनाव अधिकारी अरुण गुलेरिया ने बताया कि 14 अक्टूबर तक जिला स्तर पर चुनाव कराए जाएंगे। उसके बाद राज्य स्तरीय चुनाव 15 अक्टूबर को होंगे। वीरेंद्र चौहान ने शिक्षा सचिव से चुनाव की निगरानी की मांग भी की है। विषय यह है कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का एक तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है और वो इस पूरा जो आपदा चली रही उस करके जो लंबा अंतराल इस बार मानसून का रहा उसमें व्यवधान आया है। हमारे खंडों के चुनाव पूरे हो चुके हैं, उसके बारे में हमारे मुख्य चुनाव बात करेंगे। उसके बाद हमारे जिलों के चुनावों की डेट्स जो है वो भी निर्धारित कर दी गई है और उसके साथ साथ हमारे जो राज्य कार्यकारिणी के चुनाव है उसकी तिथि और उसका वेन्यू भी निर्धारित कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 अक्टूबर को हमीरपुर में जो टाउन हॉल है वहाँ पे हमारा राज्य का चुनाव होना है। शिक्षा मंत्री और सचिव को भी आज करने वाला हूँ। क्या नरेश महाजन को विभाग और सरकार ने पावर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की पावर जो है वो इंक्वायरी करने की पावर नरेश महाजन को दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारें आती जाती रहती है, समय आने पर शिक्षक स्वयं जिम्मेदार हो गए। उन्होंने एक बड़ी चेतावनी शिक्षकों को दी है कि आप चुनाव में न जाए। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान एक शिक्षक के द्वारा दिया जाना और शिक्षकों को इस तरह से डराने की कोशिश करना, ये कहां तक जो है सीसीएस रूल के दायरे में आता है, इसके ऊपर हालांकि हम इसकी छानबीन करेंगे और हो सकता है कि हम इसके ऊपर जो है कल ही इसके ऊपर एक एफआईआर भी हम जो है मंडी से करवा। और खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। घायल, इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत, परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं चंबा में आयोजित रथ रथनी मेले के रंग। हर साल की तरह इस बार भी रथ रथनी मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हरिराय मंदिर से रथ और भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर से रथनी की शोभा यात्रा निकाली गई। अलग अलग निकाली गई शोभा यात्रा मुख्य बाजार से जब एक दूसरे से मिली तो उसके बाद पूरे शहर का चक्कर लगाया गया। मान्यता ये है कि शोभा यात्रा के साथ पूरे शहर की परिक्रमा से शहर में सुख शांति बनी रहती है। रथ रथनी मेले में रथ को भस्मासुर का प्रतीक और रथनी को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का प्रतीक माना जाता है।
तोड़ दियो सो भगवान हरिराय मंदिर में जो उसका प्रतीक है भस्मासुर का, उसकी पूजा होती है और भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर में मोहिनी रूप की जो प्रतीकात्मक उसकी पूजा होती है। और मेन बाज़ार में जब मेन चौक पे यहाँ पहुँचते हैं तो दोनों का मिलन होता है और उसके बाद जो हमारा भस्मासुर का जो प्रतीक है वो पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए पूरे जनपद में चक्कर लगाता है और बड़े चौगान में आकर उसको वहाँ उसका समारोह हो जाता है। तो ये भस्मासुर का जो था ये फेरा, इसमें एक असुर के एक रूप में ये रथ के बना करके सारे शहर की परिक्रमा करते थे और इसको जो है यहाँ चुगान में डाल देते थे। और ये एक पुरानी कड़ा और भी जुड़ी हुई है कि इसके साथ जो ये कपड़ा होता था इसको लोग बड़ा शुभ मानते थे। हर वर्ष की भांति ये आज हमारा रथ यात्रा का मेला होता है, ये काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, पूजा पाठ और भजन वगैरह होते हैं और अंदर काफ़ी रौनक लगी हुई है। ये रथ पूरे शहर का चक्कर काटेगा, ये सिर्फ सुख शांति के लिए रखा हुआ है। और आगे बढ़ेंगे और मंडी के जोनल हॉस्पिटल में पहली बार नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र नेगी ने घुटनों को 2 सफल ऑपरेशन घुटनों के किए। जिन 2 मरीजों का ऑपरेशन किया गया उनमें कोई खर्च नहीं करना पड़ा क्योंकि सारा कुछ हिमकेयर कार्ड के जरिए हुआ। अब तक मेडिकल कॉलेज नेरचौक में ही नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ करती थी, मगर अब मरीजों को जोनल हॉस्पिटल में भी ये सुविधा मिलेगी। वहीं जोनल हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर डीएस वर्मा ने बताया कि 27 सितंबर को डॉक्टर वीरेंद्र नेगी ने 62 साल की शकुंतला देवी और 50 वर्षीय बिहारी लाल नाम के 2 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया। दोनों मरीज ठीक हैं और अभी अस्पताल में ही हैं। जोनल अस्पताल मंडी में फर्स्ट टाइम जो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो डॉक्टर वीरेंद्र नेगी जो हमारे ऑर्थोपेडिशियन हैं उनके द्वारा परसों यानी कि 27 सितंबर को की गई। इसमें उन्होंने 2 पेशेंट्स को ऑपरेट किया। एक बिहारी लाल 50 साल के पुरुष हैं जो कि बल निवासी हैं और दूसरा श्रीमती शकुंतला 62 साल की महिला हैं जो कि सरकाघाट निवासी हैं। और इन दोनों का उन्होंने हिमकेयर स्कीम में जो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की। पहली बार जोनल अस्पताल में ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है हमारे ऑर्थोपेडिशियन ने की है। तो लोगों से निवेदन है कि भी वो इस तरह की सुविधा अब जोनल अस्पताल मंडी में उपलब्ध हो गई है तो वो इसका भरपूर फायदा उठाएं। जो आयुष्मान और हिमकेयर में केसेस आ रहे हैं उनके लिए ये जोनल अस्पताल मंडी में फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। मेरे को घुटने में परेशानी थी और हमने यहाँ मंडी में जोनल अस्पताल में जो है वो घुटने का ऑपरेशन कराया। यहाँ पर पहले नहीं होता था, यह सुविधा हमको नहीं थी। अभी सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारा यहाँ पर घुटने का ऑपरेशन पहली बार हुआ। हिम कार्ड पर हमारा ऑपरेशन हुआ और सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आगे के लिए भी सरकार के यही मांग करते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसी सुविधा मिलती रहे। और इसी बीच बात करेंगे राजधानी शिमला से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां सचिवालय के एक सुपरिटेंडेंट ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी का मामला सामने आया है। खुदकुशी करने वाले सुपरिटेंडेंट का नाम मेहर सिंह बताया जा रहा है, जो सचिवालय के कॉन्फिडेंशियल ब्रांच में तैनात थे। मेहर सिंह ने शिमला रेलवे स्टेशन और भलकू म्यूजियम के बीच रेल ट्रैक की रेलिंग से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की है। वो मूल रूप से मंडी जिले के सुंदरनगर के रहने वाले थे और शिमला के नाभा सरकारी आवास में के परिसर के साथ रहते थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक से फंदा लगाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली है। मंडी के मेहर सिंह ने खुदकुशी की है। आपको बता दें ये सचिवालय में सुपरिटेंडेंट थे और कॉन्फिडेंशियल ब्रांच में तैनात थे। मंडी के सुंदरनगर के रहने वाले हैं। पुलिस के पास मामला पहुंच चुका है। खुदकुशी के कारणों की तलाश की जा रही है और शिमला के नाभा सरकारी आवास में ये रहते थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फांसी का फंदा लगाकर इन्होंने खुदकुशी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सचिवालय के कॉन्फिडेंशियल ब्रांच में तैनात एक सुपरिटेंडेंट मेहर सिंह ने खुदकुशी की है। खुदकुशी किस वजह से की है, क्या कारण रहा, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है।
कपिल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। कपिल, क्या शव को बरामद कर लिया गया है और क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई है? पूछताछ कहां कहां हो रही है? कपिल देना है फोनो। कपिल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मेहर सिंह ने खुदकुशी किस वजह से की, क्या कारण स्पष्ट हो पाया है और क्या मौके से अपडेट मिल रहे हैं? हमारे सहयोगी कपिल से हम संपर्क साधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर सचिवालय में तैनात सुपरिटेंडेंट मेहर सिंह ने खुदकुशी की है। रेलवे ट्रैक के नीचे उन्होंने फांसी लगाई और खुदकुशी की है। रेलिंग से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। कॉन्फिडेंशियल ब्रांच में सचिवालय में ये तैनात थे। मंडी के सुंदरनगर के रहने वाले बताए जा रहे थे और सरकारी आवास नाभा में ये रहते थे। कपिल हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, क्या कारण स्पष्ट हो पाया है और मौके से क्या अपडेट्स हैं? जैस्मिन, देखिए, पुलिस मौके के लिए वहां पर रवाना हो चुकी है। शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरे अगर मामले की बात की जाए तो ये जो सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात थे राज्य सचिवालय में, पिछले कल से ही ये जो घर से जो गायब थे, जिसकी सूचना भी जो घर वालों ने वहां पर दी, तो सुबह के समय जब वहां पर पता चला तो एक म्यूजियम, भालकू म्यूजियम और रेलवे स्टेशन के बीच में एक जो रेलवे ट्रैक के नीचे को एक जो प्लास्टिक की रस्सी है उससे एक फंदा बनाकर जो इन्होंने अपनी जो है जीवन लीला जो समाप्त कर ली और वहां पर फंदा लगा लिया। 47 वर्ष इनकी आयु थी और व्यक्ति जो है नाभा में सरकारी आवास में रहते थे और सचिवालय में सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात थे। तो ऐसे में जिस तरीके से जो ये सुंदरनगर मंडी के रहने वाले थे, तो अब पुलिस जो है पूरी जानकारी जुटाने में लगी है कि क्या कारण रहे होंगे, इसके पीछे क्यों जो है ये आत्महत्या इन्होंने जो है की है। ये पूरे कारणों का जो है पुलिस फिलहाल छानबीन कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी भेज दिया गया है। ठीक है कपिल, शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी भेजा गया है, छानबीन हो रही है। क्या कारण निकल कर आएगा, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया कपिल। और आगे बढ़ते हुए खबर लाहौल स्पीति से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत कर्मचारी घर घर जाकर लोगों के आयुष्मान कार्ड का पता लगा रहे हैं। जिन लोगों के कार्ड नहीं बने हैं उनका कार्ड बनाने का काम भी किया जा रहा है। जिले में अब तक करीब 2100 पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और जिन लोगों के नहीं बने हैं उनकी कार्ड बनाने की औपचारिकता पूरी की जा रही है। जो भी ऑर्गन डोनेशन के लिए लोगों से प्लेज लेना हो या किसी ने ऑर्गन डोनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर करना है कि कोई जो है आने डेथ, वो भी वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, ये है कि भाई हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसका टीम नहीं है, हमारे पास ब्लड डोनेशन और यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज की हम नहीं कर पा रहे हैं। बाकी स्वच्छता का तो चल ही रहा है और स्वच्छता का ऑर्डिनेंस भी चलाते हैं। तो इन सबको चीजों में देखते हुए हम लोग आजकल ये पखवाड़ा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर तक चलेगा, लेकिन ये एक्टिविटीज जो है वहां से आगे भी कंटिन्यू रहेंगे और 100% जो है हम इनमें कामयाब होंगे। और एनसीडी में हम एक सीबैक फॉर्म करके होता है उसको भी भर रहे हैं और वो भी 100% करेंगे। 31 दिसंबर तक का टाइम है और हम लोग पूरी आजकल कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट गांव-गांव जाके घर घर आके आप लोगों का नंबर्स वगैरह जनरेट करें, आप लोगों का हेल्थ को जानें और उसको डिजिटलाइज करें। और कुल्लू में दशहरा उत्सव की तैयारी तेज हो गई है। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने तैयारियों को लेकर दशहरा कमेटी की पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट और डिजाइन टीम के साथ एक बैठक की। उन्होंने बताया कि देश विदेश में प्रचार के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है जो सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि 25 अक्टूबर को होने वाले सांस्कृतिक परेड में 20 से ज्यादा देशों के कलाकार शामिल होंगे। वहीं 30 अक्टूबर कुल्लू कार्निवल में पहाड़ी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। सभी प्रदेशों से, विभिन्न प्रदेशों से कलाकार यहाँ पे आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इस दशहरा का बना रहे। 24 से 30 तारीख तक आप सभी इस दशहरे में वो सुविधा होगी
जो ढालपुर में आएंगे उनको सारी जो सुविधाएं मिलती है सभी देवी देवताओं को बराबर मिलेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि पहले जितने देवी देवता थे, ऐसा है कि इसमें जो पहले देवता आते हों मुख्यतः तो वही आएंगे, लेकिन ऐसा है कि जो निमंत्रण दिए गए हैं वो उन्हीं देवी देवताओं को दिए गए हैं और उनके लिए सबके लिए एक समान सुविधाएं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।